बड़ी मिहनत मुशक्कत करके लोग बाहरले मुल्कां ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ NRIs ਬਣਦੇ ਨੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਾਨ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਇੰਡੀਅਨਸ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਟਾਈਜ਼ ਇੰਡੀਆ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਨੌਕਰੀ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟਸ ਉਹ ਆਪਰੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। क्या एक नौकरी पेशे वाला व्यक्ति जो है उसको कोई अलग अकाउंट रखना पड़ेगा? एनआरओ अकाउंट के अंदर आपकी कौन सी इनकम आएगी? वो इनकम आएगी जो कि आप इंडिया से लेते हैं। आप उसको डॉलर में मेंटेन कर सकते हैं, उसके ऊपर आपको रिटर्न भी मिलेगा और वो रिटर्न भी आपके लिए हैंड में टैक्स फ्री रहता है। पर एक NRE अकाउंट है, क्या उसी के साथ आप FCNR अकाउंट भी खुलवा सकते हैं? अगर कोई नहीं करता ट्रांसफ़र उसको NRE और NRO अकाउंट में, तो क्या इसके कोई लीगल कॉन्सिक्वेंसेज हैं? आपके ऊपर सिविल चार्जेस लग सकते हैं और उस केस में आपको हैवी पेनल्टीज का सामना करना पड़ सकता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की $1 मिलियन रिपैट्रिएशन कोई लिमिट है, वो किसको अप्लाई करती है? बड़ी मेहनत मुशक्कत करके लोग बाहरले मुल्कां ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ NRIs ਬਣਦੇ ਨੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਾਨ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਇੰਡੀਅਨਸ। ਬਟ ਸਟਿਲ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਟਾਈਜ਼ ਇੰਡੀਆ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਨੌਕਰੀ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਐਂਡ ਆਫ ਕੋਰਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਥੇ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਬਟ ਅੱਜ ਜਿਸ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਉਹ ਸਾਡੇ NRI ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟਸ ਉਹ ਆਪਰੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਦੇਣਗੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸ਼ਰਮਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੱਕ ਚਾਰਟਰਡ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਨੇ ਤੇ ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਸਥਿਤ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੀਰੀਜ਼ ਆਫ ਟਾਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਵਿਚ ਇੰਪੈਕਟ ਦ NRIs। ਬਟ ਟੁਡੇ ਆਰ ਫੋਕਸ ਵਿਲ ਬੀ ਔਨ what NRI should know about banking in India, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਤੇ ਬੈਂਕ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਜਾਣੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਉਹ ਅਕਾਊਂਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨੂੰ ਰੱਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਲੈਟਸ ਵੈਲਕਮ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸ਼ਰਮਾ। ਵਿਸ਼ਾਲ ਜੀ, ਜੀ ਆਇਆਂ, ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਦ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। Yeah, hello, hi. Thank you so much for calling on this show, and I hope this session will be helpful for our audience as well. सो विशाल जी, सबसे पहले तो हमें ये बताइए कि एक NRI जो है वो भारत में कौन से अकाउंट्स जो है वो होल्ड कर सकता है? क्योंकि हम बहुत बारी सुनते हैं NRE, NRO, उसके अलावा FCNR। सो ये सारी जो चीज़ें आज ज़रा हमें विस्तार से बताइए कि क्या एक नौकरी पेशे वाला व्यक्ति जो है उसको कोई अलग अकाउंट रखना पड़ेगा, कोई बिज़नेस करता है उसको अलग करना पड़ेगा अकाउंट? सो टेल अस इन डिटेल्स द काइंड ऑफ अकाउंट्स जो हम भारत में रख सकते हैं। जब भी आप लोग NRI बनते हैं तो आपने बेसिकली 3 अकाउंट्स के बारे में सुना होगा, जिसमें आपका NRO अकाउंट आता है, NRE अकाउंट होता है और FCNR अकाउंट आता है। अब अगर आप NRO अकाउंट की बात करेंगे तो NRO अकाउंट के अंदर आपकी कौन सी इनकम आएगी? वो इनकम आएगी जो कि आप इंडिया से लेते हैं, जबकि आपका रेंट हो गया, डिविडेंड हो गया या कोई भी अन्य प्रकार की इनकम आपकी होती है। दूसरा जो आपका NRE अकाउंट होता है, उसके अंदर आता है आपका बाहर का पैसा, यानी कि अगर आपके पास बाहर से कोई इनकम आती है तो आप उसको NRE अकाउंट के अंदर लेंगे। और FCNR अकाउंट होता है, FCNR अकाउंट बेसिकली क्या रहता है, वो फॉरेन करेंसी के अंदर रहता है। उसके अंदर जैसे आप देखते हैं कि रुपया कमज़ोर हो रहा है तो उस तरीके की दिक्कतें नहीं होती। आप उसको डॉलर में मेंटेन कर सकते हैं, उसके ऊपर आपको रिटर्न भी मिलेगा और वो रिटर्न भी आपके लिए हैंड में टैक्स फ्री रहता है। तो इस तरीके से आप ये 3 अकाउंट मेंटेन कर चलते हैं, इसके अंदर आपको कन्फ्यूज़ होने की कोई भी ज़रूरत नहीं रहती। तो क्या तीनों ही अकाउंट्स आप रख सकते हैं? देखिए, जो अकाउंट्स रहेंगे वो आपकी नीड के बेसिस पर रहते हैं। अगर आपको नीड है तो आप रखेंगे, अदरवाइज़ आपकी जो आप नीड के हिसाब से जो भी आपके लिए बेस्ट रहेगा वो आप ऑप्ट कर सकते हैं। तो इसमें विशाल जी, जैसे आपने कहा कि अगर बाहर से इनकम आ रही है, तो बाहर तो आप रह रहे हैं, बाहर आपने सिर्फ एक इंडिया में अकाउंट रखा हुआ है, तो उसके लिए ज़्यादातर कौन सा बेस्ट अकाउंट है जो आपको रखना चाहिए अगर आपकी बाहर से इनकम भारत नहीं जा रही, यानी कि आप फॉर एग्ज़ाम्पल USA में हैं या कनाडा में हैं, वहीं पर आप कमा रहे हैं पर आपका एक बैंक अकाउंट इंडिया में है, जब आप जाते हैं उसको आप ऑपरेट करते हैं, तो उसके लिए फिर कौन सा आपको रखना चाहिए? सर, इन दैट केस NRE अकाउंट या अगर आपको इंडियन INR के अंदर पैसा रखना है तो NRE अकाउंट में आप रख सकते हैं, या फिर अगर आपको फॉरेन करेंसी के अंदर रखना है, आप चाहते हैं कि भाई जितना भी मेरा फॉरेन एक्सचेंज का डिफरेंस आ रहा है, लॉस हो रहा है, गेन हो रहा है, उसको आप प्रोटेक्ट करना चाहते हैं तो आप FCNR अकाउंट को भी होल्ड कर सकते हैं इस केस के अंदर। तो फॉर एग्ज़ाम्पल एक NRE अकाउंट है, क्या उसी के साथ आप FCNR अकाउंट भी खुलवा सकते हैं?
यस, बेसिकली द डिफरेंस बिटवीन टू इज दिस कि एनआरई अकाउंट जो होता है उसके अंदर पैसा जो रहता है वो आईएनआर के अंदर रहता है, और एफसीएनआर में दूसरे हैंड पर जो पैसा रहता है वो फॉरेन करेंसी में रहता है। अब इट कैन बी द यूएस डॉलर, कैनेडियन डॉलर, या मतलब जो भी आपकी करेंसी रहेगी उसके अंदर रहता है बेसिकली। और इसके अंदर आपका जो करेंसी फ्लक्चुएशन रिस्क होता है वो कवर हो जाता है आपका। सबसे बड़ी मिस्टेक क्या एनआरआईज करते हैं जब अकाउंट्स की बात आती है जो आप देखते हैं? तो अगर मैं सबसे बड़ी मिस्टेक्स की बात करूँ इस पर्टिकुलर बैंक अकाउंट के रेफरेंस से, तो जब भी वो आप एनआरआई बनते हैं तो आपको अपने सेविंग अकाउंट्स को कन्वर्ट कराना होता है एनआरओ अकाउंट के अंदर। तो बहुत सारे रेजिडेंट क्या करते हैं, वो सोचते हैं कि पैसा तो मेरा है, मेरे सेविंग अकाउंट के अंदर रखा हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन यही वो गलती कर देते हैं, क्योंकि फेमा के अकॉर्डिंग आपको जब भी आप एनआरआई स्टेटस होल्ड करते हैं आपको अपने बैंक को इन्फॉर्म करना होता है, और ऑन द बेसिस ऑफ दैट यू नीड टू कन्वर्ट योर सेविंग अकाउंट्स इनटू द एनआरओ अकाउंट। सो ये एक मेजर इशू है जो देखने के लिए मिलता है, जिसमें लोगों को ध्यान रखना चाहिए। विशाल जी, अगर कोई नहीं करता ट्रांसफ़र उसको एनआरई और एनआरओ अकाउंट में, तो क्या इसके कोई लीगल कॉन्सिक्वेंसेस हैं? देखिए, बेसिकली अगर आपका इंडिया के अंदर सेविंग अकाउंट है, ठीक है, अगर आप उसको एनआरओ में कन्वर्ट नहीं करते तो उस केस में फेमा का वॉयलेंस माना जाएगा। अब इस केस में कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग तो नहीं है, लेकिन हाँ, आपके ऊपर सिविल चार्जेस लग सकते हैं और उस केस में आपको हैवी पेनल्टीज़ का सामना करना पड़ सकता है। तो इट्स बेटर कि आप अपने बैंक को इन्फॉर्म कीजिए। अगर आपका सेविंग अकाउंट है तो उसको एनआर अकाउंट में कन्वर्ट कीजिए, तो वो आपके लिए बेटर रहेगा, क्योंकि हर अकाउंट से आने वाली इनकम के ऊपर इंडिया के अंदर टैक्सेशन भी अलग-अलग रहता है। तो अगर आप जितना इसको सेपरेट करके रखेंगे, जितना चीज़ों को सिंपल रखेंगे, उतना कल को चलकर आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। एनआरआई अकाउंट को क्या कोई रिलेटिव्स या पेरेंट्स ऑपरेट कर सकते हैं अगर वो व्यक्ति कोई पावर ऑफ अटॉर्नी दे दे? देखिए, पावर ऑफ अटॉर्नी के लिए आप नॉर्मली यूज़ कर सकते हैं, बट द थिंग इज़ आपको यूज़ नहीं करना चाहिए। दूसरा, आप उसको नॉर्मली डे टू डे लाइफ़ में यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर आप पैसे को बाहर भेजना चाहते हैं तो उस केस में उसके ऊपर रेस्ट्रिक्शंस रहती हैं। तो इट इज़ बेटर कि आप अपना अकाउंट खुद ही ऑपरेट कीजिए, क्योंकि अगर कल को कोई भी लायबिलिटी आती है तो वो आपके ऊपर आएगी, यानी कि एनआरए के ऊपर लायबल होगी, ना कि आपके पीओए के ऊपर। सो आपका अकाउंट है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो आप अपने हिसाब से उसको मेंटेन करके चलिए। सो दैट विल बी बेटर फॉर यू। जैसे आम तौर के ऊपर हम देखते हैं एफडीज़ वगैरह जो सेविंग्स अकाउंट में होते हैं उसके साथ आप खोल सकते हैं। क्या ये एनआरओ एनआरई अकाउंट से एफसीएनआर के साथ भी आप एफडीज़ खोल सकते हैं? देखिए, कंडीशन वही है। बेसिकली क्या है, इस केस में हमको टैक्स प्लानिंग करके चलना पड़ता है। अब सपोज़ आपकी इंडियन इनकम है, एनआरओ अकाउंट के अंदर है, आप उसको एफडी कराते हैं, तो उससे मिलने वाला जो भी आपको इंटरेस्ट होगा वो इंडिया के अंदर टैक्सेबल होगा। वहीं अगर आप सपोज़ एनआरई अकाउंट या फिर एफसीएनआर अकाउंट के अंदर कोई एफडी कराते हैं, तो उस केस में आपका जो भी इंटरेस्ट होगा वो आपके हैंड में जनरली टैक्स फ्री रहता है। दूसरा, अगर एनआरई और एफसीएनआर की बात करें, तो एफसीएनआर में आप फॉरेन करेंसी भी रख सकते हैं और फॉरेन करेंसी के ऊपर आपको इंटरेस्ट भी मिलता है। तो उस केस में आपको अपनी नीड्स देखनी है कि भई मेरी नीड्स क्या हैं, और उसके बेसिस पर ही मुझे इस तरीके के फैसले लेने चाहिए रिलेटिंग टू द इन्वेस्टमेंट। हम्म। अच्छा विशाल जी, एक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की 1 मिलियन यूएस डॉलर रिपैट्रिएशन कोई लिमिट है, वो किसको अप्लाई करती है? देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया था, अगर आप एनआरआई हैं तो आपका इंडिया के अंदर एनआरओ अकाउंट होता है, जिसके अंदर आपकी इंडियन इनकम आती है। अब इंडियन इनकम किसी भी प्रकार की हो सकती है, जैसे कि आपका इंडिया के अंदर कोई रेंट आ रहा है, कोई डिविडेंड आ रहा है, या किसी अन्य प्रकार की इनकम आप उस केस में कंसीडर कर सकते हैं। अब इस केस में प्रॉब्लम क्या होती है कि जो आपका एनआरओ अकाउंट है उसके अंदर रिपैट्रिएशन होता है, लाइक अगर आप अपने पैसे को विदेश में लेके जाना चाहते हैं वापसी, तो उस केस में एक 1 मिलियन डॉलर की कंडीशन है कि उससे ज़्यादा अगर आपको पैसा बाहर भेजना है तो आपको आरबीआई से स्पेसिफिकली अप्रूवल लेनी पड़ेगी। उससे कम का जितना भी पैसा होगा वो आप फ्रीली ट्रांसफ़र कर सकते हैं। वहीं अगर आप एनआरई या फिर एफसीएनआर अकाउंट की बात करेंगे तो उस केस में पर्टिकुलरली इस तरीके की कोई लिमिट नहीं है, यानी कि अगर आपका कोई भी पैसा इन दोनों अकाउंट्स के अंदर होल्ड करता है तो आप उसको फ्रीली रिपैट्रिएट कर सकते हैं, लाइक किसी भी कंट्री के अंदर जिसमें भी आप हैं, लाइक यूएस, कनाडा या फिर दुबई। ओके। अच्छा ये बताइए कि अगर आपने ये अकाउंट खुलवाने हैं तो आप जब बैंक जाते हैं तो आपके पास कौन से डॉक्यूमेंट्स होने ज़रूरी हैं? अगर आपको इस तरीके के अकाउंट खुलाने हैं, आप एनआरआई हैं, तो आपको जनरली ये प्रूफ देना पड़ेगा कि आप एनआरआई हैं। इस केस में आपके जनरल जो केवाईसी डॉक्यूमेंट होते हैं, आपका पैन, आधार, पासपोर्ट, वीज़ा, लाइक रीज़न ऑफ लिविंग द इंडिया, इस तरीके के आपके डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं नॉर्मली वो बैंक आपसे माँगता है और उसके बेसिस पर ही आपका अकाउंट खोलता है। अब इस केस में आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं कि आपको अपनी इनकम के हिसाब से कौन-सा अकाउंट खुलवाना चाहिए, तो आप उसके हिसाब से खुलवा सकते हैं। हम्म।
विशाल जी, कौन से वो प्रैक्टिकल स्टेप्स हैं जो एनआरआईज को लेने चाहिए ताकि वो इंश्योर हो कि उनके फाइनेंसेस जो हैं वो फुली कंप्लायंट हैं जो रूल्स एंड रेगुलेशंस भारत में हैं? ओके, सो बेसिकली अगर आप बात करें कंप्लायंसेस की, तो आपको एक चीज़ को ध्यान रखना है। सबसे पहले जब भी आप इंडिया को छोड़ रहे हैं, आपको अपने अकाउंट को कन्वर्ट कराना है। इसमें कोई टाइम लिमिट नहीं है कि आपको इतने टाइम लिमिट में करना है, 30 दिन में करना है, 50 दिन में करना है। लेकिन आपको ध्यान रखना है, जब भी आपका एनआरआई स्टेटस होल्ड करते हैं, तो आपको जल्द से जल्द अपने बैंकर को इन्फॉर्म करना है, अपने सारे अकाउंट्स को एनआरओ अकाउंट में कन्वर्ट करना है। और दूसरा, अगर आपका कोई पीपीएफ अकाउंट भी इंडिया के अंदर चल रहा है, तो उसके अंदर भी आपको डिक्लेरेशन देनी होती है कि आपका रेजिडेंशियल स्टेटस चेंज हो गया है। साथ में अगर आपकी इंडिया के अंदर कोई इनकम है, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, वो सोचते हैं कि मेरी इनकम बाहर से आ रही है, तो मुझे इनकम टैक्स रिटर्न भरने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैं आपको बता दूँ, अगर आपकी इनकम 4 लाख रुपए से ज़्यादा है इंडिया के अंदर, तो फिर आपको इनकम टैक्स रिटर्न भरनी ज़रूरी हो जाती है। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है और अकॉर्डिंग टू योर रेजिडेंशियल स्टेटस आपको अपनी सारी कंप्लायंसेस इंडिया के अंदर करके चलना है। जी। कोई हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या फीमा रूल्स में कोई तब्दीली आई जो हो, जो कि पता होनी चाहिए एनआरआईज को? देखिए, अभी आप अगर ध्यान रखेंगे, देखिए अगर आप ध्यान देंगे तो अभी इनकम टैक्स एक्ट चेंज हो गया है, जिसमें आपका पहले सेक्शंस नंबर चेंज हुए हैं। पहले आपका इनकम टैक्स एक्ट 1961 चलता था, अभी आपका इनकम टैक्स एक्ट 2005 चलता है। तो उस केस में जैसे सपोज़ आप एनआरआई हैं, तो उस केस में आपका जो है आपने, तो उस केस में अगर आपने सुना होगा 15 सीए 15 सीबी फॉर्म लगता था रिपैट्रिएशन के केस में। सो उस केस में अब फॉर्म नंबर चेंज हो गए हैं, सेक्शंस चेंज हो गए हैं, तो उन चीज़ों का आपका ध्यान रखना चाहिए। बाकी मेजरली तो यही चेंज हुआ है, आपके फॉर्म नंबर चेंज हो गए हैं, सेक्शंस चेंज हो गए हैं, बट मेजरली अगर आप देखेंगे तो ज़्यादा मेजर चेंजेस नहीं हैं इस केस में। सो 4 लाख से ऊपर आपने कहा अगर इनकम है तो आपको टैक्सेस फाइल करने पड़ेंगे। अगर अगर उससे कम है, जैसे बैंक में जो आपका पैसा पड़ा है उसका इंटरेस्ट आ रहा है, क्या वो भी हर साल डिक्लेयर करना होता है या उसकी ज़रूरत नहीं होती? देखिए, मैं आपको बताता हूँ, अगर आप एनआरआई हैं, तो बेसिकली बहुत बड़ा कंसेप्शन क्या चल रहा है इंडिया के अंदर कि सब लोग ये सोच रहे हैं कि 12 लाख रुपए तक की इनकम है, तो आपको कोई भी टैक्स नहीं देना और ना ही आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी। लेकिन मैं आपको बता दूँ कि इंडिया के अंदर या फिर अगर आप एनआरआई हैं, सबको अगर 4 लाख रुपए से ऊपर आपकी इनकम है न्यू रिजीम के अंदर, तो आपको अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी है। दूसरा, एनआरआई के केस में एक रिबेट होती है 87 ए की, वो अवेलेबल नहीं होती। तो सपोज़ अगर आपकी इनकम 6 लाख रुपए है, तो आपको 2 लाख रुपए के ऊपर इंडिया के अंदर टैक्स देना होता है। तो ये जो लिमिट है 12 लाख रुपए वाली, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ रेज़िडेंट पर्सन के लिए एप्लीकेबल होती है। एनआरआई के केस में 12 लाख रुपए वाली जो आपकी एग्ज़म्पशन है, जो आपकी आपने काफ़ी सुनी होगी, वो अवेलेबल नहीं होती। और अगर मैं आपको रिकमेंड करूँ, तो देखिए अगर आप एनआरआई हैं, तो आईटीआर भरने में या फिर इनकम टैक्स रिटर्न को डिस्क्लोज़ करने में कोई दिक्कत नहीं है। आप चाहें बेशक आपकी इनकम कम भी हो, आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं, क्योंकि आपकी इनकम के ऊपर कई बार टीडीएस कट चुका होता है और उसका आपको पता भी नहीं होता। और अगर आपकी इनकम टैक्सेबल लिमिट से कम है, तो आप उस टीडीएस को रिफंड भी क्लेम कर सकते हैं। तो इसीलिए इनकम टैक्स रिटर्न भरना आपके लिए ज़रूरी हो जाता है। तो इसके लिए ऑफ कोर्स ज़रूरत पड़ेगी जी आप जैसे लोगों की, क्योंकि आप जो माहर हैं वहाँ पे बैठे हुए हैं। तो क्या आप कोई बाहर जो बैठा हुआ है व्यक्ति वो यहीं पे रहते हुए, यानी कि भारत ना आके भी, क्या ये जो आपने बताया कि टैक्सेस फाइल करने होते हैं, तो क्या वो कर सकते हैं? जी, बिल्कुल। आप खुद भी फ़ाइल कर सकते हैं, अगर आपके पास समय नहीं है या फिर आप अपना समय डाइवर्ट नहीं करना चाहते, तो आप उस केस में अपने कंसल्टेंट से भी कंसल्ट कर सकते हैं। देखिए, सब चीज़ें आज की डेट में ऑनलाइन हैं, तो आप चाहें तो आप किसी भी कंसल्टेंट से किसी भी कंट्री में बैठ के नॉर्मल इनकम टैक्स की वेबसाइट पे जाकर अपनी आईटीआर को फ़ाइल कर सकते हैं। डिपेंडिंग ऑन द कॉम्प्लेक्सिटी, अगर आप इस चीज़ में नहीं पढ़ना चाहते, तो आप कंसल्टेंट भी हायर कर सकते हैं। ठीक। इसके बारे में जी हम एक सेपरेट सेक्शन में ज़रूर मैं टैक्सेस को ही लेके बातचीत करूँगा। जो आज हमने बात की अकाउंट्स के संबंध में, इसके अलावा कोई और इन्फॉर्मेशन जो एनआरआईज़ को पता होनी चाहिए, जो अकाउंट्स वो ऑपरेट कर रहे हैं, जैसे कईयों की पेंशन आती है, कईयों की कोई बिज़नेस इनकम है, या वैसे ही कईयों ने अपने पैसे वहाँ पे रखे हुए हैं, तो उनके लिए कोई और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन? देखिए, आपको ना अपना क्लासिफ़िकेशन करके चलना है, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, इनकम जैसे मैंने आपको बताया कि आप एनआरओ, एनआरई, एफसीएनआर अकाउंट मेंटेन करके चल सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ी गलती लोग क्या करते हैं, वो इनकम का क्लासिफ़िकेशन नहीं कर पाते। अगर आपकी इंडिया के अंदर इनकम है, उसको आपको एनआरओ अकाउंट के अंदर ही लेना है, क्योंकि देखिए एनआरओ अकाउंट में लेंगे अगर आपको कोई इंटरेस्ट भी मिलता है, तो उसके ऊपर इंडिया के अंदर टैक्स होगा।
अब वहीं आप क्या करते हैं, मिक्स कर देते हैं चीज़ों को। आप एनआरई अकाउंट में ट्रांसफ़र करवा देंगे, फिर उसके अंदर टैक्स फ्री रहता है। आप उस केस में एनआरई अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे, तो उस केस में टैक्स फ्री भी हो सकता है। लेकिन फिर कल को चलकर आपको ही दिक्कत आएगी, क्योंकि लोग पूछेंगे कि भई आपकी जो इनकम थी वो इंडिया के अंदर टैक्स थी, तो उसके ऊपर अगर आपने कोई इनकम कमाई है तो वो भी इंडिया के अंदर टैक्सेबल होगी। तो आपको हमेशा अपने अकाउंट्स मेंटेन करके चलने हैं। इंडिया की इनकम है, एनआरओ अकाउंट में लीजिए। बाहर की इनकम है, एनआरई अकाउंट में लीजिए। बाहर की इनकम ही है, फॉरेन करेंसी के अंदर है, आप चाहते हैं कि फॉरेन करेंसी में ही मेंटेन करना है, नॉर्मल एफसीएनआर अकाउंट खोलाइए, उसके अंदर आप अपनी इनकम को रख सकते हैं। तो इस तरीके से आप भी सेफ रहेंगे, डिपार्टमेंट भी सेफ रहेगा। और एक चीज़ का ध्यान ज़रूर रखिएगा, काफ़ी टाइम आप जो है जॉइंट होल्डर रेज़िडेंट पर्सन को रख देते हैं। तो उस केस में देखिए, पैसा बेशक आपका होता है, लेकिन उस केस में कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाती हैं। तो कोशिश कीजिए, अगर आपका अकाउंट है तो आप भी मेंटेन करके चलिए और इन चीज़ों का ध्यान रखिए। बाकी ओके, जैसे आपने कॉमन मिस्टेक्स की जो बात की है, कई बारी होता है ऐसे है कि आप जैसे आपने कहा कि रेजिडेंट सेविंग्स अकाउंट को ही कंटिन्यू रखते हैं, तो उसके लिए फीमा अलाउ नहीं करता। लेकिन दूसरी तरफ जैसे इंडियन इनकम है, थोड़ा सा मैं चाहूँगा इसको और क्लैरिफाई कर दें आप। लेट्स टेक एन एग्जांपल, आपका रेंट आ रहा है, भारत में आपकी कोई प्रॉपर्टी है, उससे जो रेंट आ रहा है वो बैंक में जा रहा है, वो कौन से अकाउंट में जाएगा? एनआरई में जाएगा, एनआरओ में जाएगा? उसके अलावा पेंशन आ रही है, वो किस में जाएगी? सो ऐसे कुछ क्लासिफिकेशन करके हमें एग्जांपल्स करके थोड़ा सा समझा दीजिए, ताकि हमारे दर्शक उसको अच्छी तरह समझ सकें। अभी आपका ये क्वेश्चन है कि इंडिया के अंदर सपोज़ आपकी कोई भी इनकम आ रही है, सपोज़ रेंट आ रहा है, पेंशन आ रहा है या कोई भी अदर इनकम आ रही है आपकी। तो ये सारी इनकम जो भी इंडिया से ओरिजिनेटेड होगी, वो सारी की सारी इनकम्स मेरी एनआरओ अकाउंट के अंदर जाएगी। अब इसके अंदर मेरी पेंशन भी हो सकती है, मेरा रेंट भी हो सकता है, कंपनी से मिलने वाला डिविडेंड भी हो सकता है। अगर मैं इंडिया के अंदर कोई बिज़नेस कर रहा हूँ, उससे मेरे को कोई पैसा मिल रहा है, वो भी हो सकता है। आपको बेसिक कॉन्सेप्ट को समझना है। इंडिया से जो भी आपको इनकम मिलेगी, किसी भी नेचर की हो, वो आपको एनआरओ अकाउंट के अंदर ही डालनी है। बाहर से जो भी आपका पैसा है, जो भी आपकी इनकम है, आप उसको एनआरई अकाउंट के अंदर डाल सकते हैं। दोनों को चीज़ों को मिक्स ना कीजिए। लेकिन मेरा यही थोड़ा सा समझ नहीं आ रही कि आप कहते हैं बाहर की इनकम, जब आप रह ही बाहर रहे हैं तो फिर आपकी इनकम भारत में, या तो आप भारत में रह रहे हों तब आएगी बाहर से इनकम। पर अगर आप बाहर ही रह रहे हैं, मिसाल के तौर पे, फॉर एग्जांपल लेते हैं कि हमारे बुज़ुर्ग यहाँ पे जो हैं, वो जब रिटायर हो जाते हैं, उनको ओल्ड एज पेंशन मिलती है कनाडा में। तो अब जब वो भारत जाके रहना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उनके पास ओसीआई कार्ड है मिसाल के तौर पे, तो क्या वो इनकम जो है वो एनआरओ अकाउंट में जाएगी फिर, क्योंकि वो बाहर से आ रही है इनकम, उसको आप बाहरली इनकम कहते हैं? नहीं, नहीं, बाहर की जो भी इनकम आ रही है, सपोज़ आपकी सैलरी भी हो रही है, आपको फ़ॉरेन में कोई सैलरी मिल रही है, फ़ॉरेन से पेंशन मिल रही है, तो उस केस में आप उसको एनआरओ अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। उस केस में आपको उसको एनआरई अकाउंट के अंदर ही ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। नहीं नहीं, बट क्वेश्चन इज़ विशाल जी, वो तो आप तब है ना कि अगर आप भारत में रह रहे हैं, अगर आप रह ही कनाडा में रहे हैं, तो फिर कहाँ से वो इनकम जाएगी आपके उस अकाउंट के अंदर? देखिए, काफ़ी सारे केसेस में क्या होता है, आपकी सपोज़ बाहर विदेश में आप रह रहे हैं, वहाँ से पेंशन आ रही है, तो उस पेंशन को आप चाहें तो एनआरई अकाउंट के अंदर ले सकते हैं। आपको अकाउंट देना होता है, अकाउंट के अंदर आपकी इनकम आती है। अब अगर आप गलती करेंगे इस केस में, आप एनआरओ अकाउंट या फिर किसी और अकाउंट के अंदर लेंगे, तो उस केस में आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि हर अकाउंट की नेचर अलग है, हर अकाउंट से आने वाली इनकम पर टैक्सेशन भी अलग है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, जैसा कि मैंने आपको बताया था, एनआरओ पर अगर आपको कोई इंटरेस्ट भी मिलता है तो वो इंडिया के अंदर टैक्सेबल होगा। वहीं एनआरई या फिर एससीएनआर के अंदर अगर आपको कोई भी इंटरेस्ट मिलता है तो वो आपके हैंड में टैक्स फ्री होगा। प्लस अगर आपका एनआरओ अकाउंट के अंदर कोई पैसा पड़ा हुआ है, सपोज़ आपने इंडिया के अंदर कोई प्रॉपर्टी सेल करी और आपने पैसा एनआरओ अकाउंट के अंदर ले लिया। अब अगर आप उसको बाहर रिपैट्रिएट करना चाहते हैं, आप उसको बाहर भेजना चाहते हैं, तो उस केस में $1 मिलियन वाली कंडीशन अप्लाई हो जाती है। वहीं अगर सपोज़ आपका कोई पैसा आपकी एनआरई अकाउंट के अंदर पड़ा हुआ है या फिर आपके एफसीएनआर अकाउंट के अंदर पड़ा होता है, पहला सबसे बड़ा फ़ायदा, उसके मिल उ उसके ऊपर मिलने वाला जो भी इंटरेस्ट होता है वो टैक्स फ्री होता है। दूसरा सबसे बड़ा फ़ायदा, आप इस पैसे को अपने हिसाब से मूव कर सकते हैं, रिपैट्रिएट कर सकते हैं। उस केस में आपको किसी भी प्रकार की किसी भी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। आपका पैसा आपका हक है, आप उसको फ्रीली ट्रांसफ़र कर सकते हैं, बिना किसी 1 मिलियन वाली कंडीशन को फ़ॉलो किए। तो ये बेसिक डिफरेंस है जो कि मैं आपके माध्यम से दर्शकों को बताना चाहूँगा। तो बिल्कुल कन्फ्यूज़ होने की नीड नहीं है। 3 अकाउंट हैं, तीनों का यूज़ अलग है, तीनों की टैक्सेबिलिटी अलग है। आप अपने यूज़ के हिसाब से चूज़ कीजिए, गलती ना करें, क्योंकि गलती करेंगे तो कल को कहीं न कहीं आपको ही दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है।
ओके, एक एग्जांपल और मैं लेता हूँ कि मैं कनाडा में बैठा हूँ, मैं भारत में कोई प्रॉपर्टी ख़रीदना चाहता हूँ, मेरी इनकम जो है कैनेडियन डॉलर्स में हुई है, लेकिन मैं यहाँ से वो पैसा भेजता हूँ आपने अकाउंट जो है इंडिया के अंदर, तो वो जो है वो जाएगा फिर एनआरई अकाउंट में जाएगा वो पैसा या एनआरओ अकाउंट में जाएगा? नहीं सर, वो पैसा जो भी आप बाहर से ट्रांसफ़र करेंगे वो आपके एनआरई अकाउंट के अंदर ही ट्रांसफ़र होगा। राइट, क्लैरिफाइड, ठीक है। सो कोई भी बाहर से जो पैसा है वो एनआरई अकाउंट में जाएगा, तो और आप ये तीनों अकाउंट जो हैं वो ऑपरेट कर सकते हैं। क्या इसके लिए अलग अलग अकाउंट्स खोलने होते हैं या एक ही अकाउंट जो है वो डिवाइड हो जाता है एनआरई, एनआरओ या एफसीएनआर पे? क्या मैं एक अकाउंट जो मेरा ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है उसमें कह सकता हूँ कि जी इसमें मेरा एफसीएनआर भी खोल दो, इसमें मेरा एनआरओ भी खोल दो और एनआरई भी खोल दो, या अलग अलग अकाउंट्स खोलने पड़ेंगे? देखिए, अभी प्रॉब्लम क्या रहेगी इस केस में मैं आपको बताता हूँ। देखिए, आपने 3 अकाउंट अलग-अलग अगर ओपन कर पहले देखिए, मैं आपको बताता हूँ इस केस में प्रॉब्लम क्या होगी। भई हमारे पास 3 अकाउंट है, एनआरओ अकाउंट, एनआरई अकाउंट और एफसीएनआर अकाउंट। तीनों अकाउंट अलग-अलग होते हैं, तीनों का नेचर अलग-अलग होता है, तो वो अलग-अलग ही ओपन होंगे क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया उस पे इंटरेस्ट या टैक्सेबिलिटी की कंडीशंस भी अलग-अलग हैं, तो नेचर के अकॉर्डिंग हमको अलग-अलग ही ओपन करने पड़ेंगे। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया जी इस इन्फॉर्मेशन के लिए। आस करते हैं कि हमारे दर्शक आज जो हमने बेसिक बात की इससे जानकारी से समझ ले सकेंगे कि जो अकाउंट्स हैं वो 3 ही हैं, लेकिन आपकी ज़रूरत के अनुसार आप वो अकाउंट खोल सकते हैं और उसकी टैक्स लायबिलिटीज़ अलग हैं, जो कि हम एक और अलग प्रोग्राम में बातचीत करेंगे और प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करेंगे। और ऑफ कोर्स जो पैसा अगर हमने भारत से भेजना है बाहर या बाहर से भारत भेजना है तो उसकी क्या क्या जो ऑब्लिगेशंस है हमें फॉलो करनी पड़ेंगी, इसके बारे में बात करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया विशाल जी। अगर किसी ने संपर्क करना हो आपके साथ तो कहाँ कर सकते हैं? नंबर मैं आपके साथ शेयर कर दूँगा अलग से, तो आप अगर आपके कोई भी दर्शक चाहते हैं हमसे कनेक्ट करना तो आप उनसे शेयर कर सकते हैं या फिर इस वीडियो के माध्यम से उनको दे सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। सो ਇਹ ਸਨ ਜੀ ਚਾਰਟਰਡ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸ਼ਰਮਾ ਤੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਅੱਜ ਕਿ ਐਨਆਰਆਈਜ਼ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹ ਬੈਨੀਫਿਟ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਹਨ ਟੈਕਸ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸਾ ਲਿਆ ਹੈ ਉਸ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਅਕਾਊਂਟਸ ਖੋਲ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਗਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੋਣ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜੀ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। मेरा नंबर है 604 603 75 55 604 603 7555। व्हाट्सएप राही संपर्क करो या फिर ईमेल करो harpreetsingh@gmail.com। फिर मुलाकात करांगे। हैव अ वंडरफुल डे।